Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। अब हम लोग करने जा रहे हैं चार्जेस का चैप्टर का सेकंड क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। वैसे जो पहला क्लास मैंने करवाया था वो मोर देन सफिशिएंट है आपको पास करने के लिए। अब जितनी भी सेक्शंस है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन से सेक्शंस है। इसके लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट वगैरह जो है प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मैसेज कर देना, या वहाँ पे तो ग्रुप तो ओपन होता है शाम को। ठीक है, सारा दिन ग्रुप क्लोज रहता है सो दैट मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ड्रॉप कर पाऊँ। शाम को ग्रुप क्लोज होगा फॉर डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग, तो तब भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिला इन केस ये जो आपका फ्लो चार्ट है, तो आप एक काम करो, आप मुझको मैसेज कर देना है। कौन से नंबर पे मैसेज करें सर बताइए? ये नंबर 93300997, इस पे मैसेज करना है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें हम लोग चार्ज। अब देखो, पढ़ने से पहले ये समझ लो कि चार्जेस में से एग्जामिनेशन में आता कितना क्वेश्चंस है। तो हर टर्म में क्वेश्चंस चार्जेस में से बने ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन लगभग मोस्ट ऑफ द टर्म क्वेश्चंस बनते हैं चार्जेस में से। एक साल में अगर 2 अटेम्प्ट होता है तो उनमें से एक अटेम्प्ट में चार्जेस के क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। और इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी कंसेप्ट है कि आपको ये मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो आपको जितने भी मार्क्स, अगर 5 मार्क मिल रहा है, 10 मार्क मिल रहा है, ये आपका होलसम मार्क्स है, लॉटरी मार्क्स है, जो आप मिस नहीं कर सकते। चार्ज का जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने समझा रखा है। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखने वाले कि सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कब एग्जामिनेशन में कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, वो भी आप समझ लो। 3 चीज हमेशा याद रखना। एक है चार्ज का क्रिएशन। देखो दोस्तों, चार्ज का आपको याद रखना है दोस्तों, चार्ज का क्रिएशन मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन। और एक कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोटिंग फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग चार्ज। चार्जेस के फॉर्म नंबर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको दोबारा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बेसिक कंसेप्ट तो तुमको आता ही है कि चार्ज क्या होता है, नहीं आता है। ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट को कि थोड़ा सा मेहनत दिखाओ। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत दिखाओ एंड कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस दो। अटेंडेंस में हर किसी का रीड करता हूँ। आजकल स्टूडेंट्स जो है अटेंडेंस बहुत कम कम लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बेटा किस दिन दिमाग घूम जाएगा तो फिर बैचेस बंद हो जाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये हज़ारों रुपए के बैचेस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इसके लिए लोग पे करते हैं, अंडरस्टूड? तो इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, समझ में आ रहा है? किसी और इंस्टीट्यूट में जाओ, 30,000 तुमको 30-35 हज़ार रुपए का एक ग्रुप का तुमको कॉस्ट करेगा, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आपको कमेंट करना है कि प्रेजेंट हूँ सर, इससे क्या होता है सर, क्या उखड़ जाएगा इससे सर। देखो बात ये होता है कि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ चुका है पूरा किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है इस चैप्टर में, ये आपको पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। सेक्शन 77 देखो आता है चार्ज, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। चार्ज एक बार क्रिएट हो गया तो आपको रजिस्टर करना है। पहला वीडियो जिसने नहीं देखा है तो दूसरे वीडियो में आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डीप एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में कर रखा है। यहाँ पे मार्किंग कराऊंगा एंड कैसे फ्लो चार्ट से रीड करना है वो आपको देखना है। थोड़े बहुत एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखना है। देखो ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, चार्ज को कैसे रजिस्टर करना होता है। ठीक, अच्छा सबसे पहला है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, सेक्शन 77। सब सेक्शन को याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन याद रखना है। ठीक है, चार्जेस सेक्शन 77 दिमाग में छपा लो, ये टैटू कर लो कहीं पे। प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू, जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू, बताओ क्या, जैसे ही आपने चार्ज क्रिएट किया 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना होता है। कंपनी टू रजिस्टर पर्टिकुलर्स विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, चार्ज जैसे ही क्रिएट हुआ 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना होता है कि चार्ज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये किस चीज के ऊपर लागू होता है? ये लागू होता है उन सारे टेंजिबल एंड अदरवाइज जितने भी टेंजिबल नॉन टेंजिबल जितनी भी एसेट्स हैं जो कि इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, सबके ऊपर
जो है ये लागू होता है। चार्जेस क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया, क्रिएट हुआ हो बाहर, ऑन प्रॉपर्टी एसेट टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक, अच्छा, अब जो तुम रजिस्ट्रेशन करोगे उसके साथ तुम वेरीफाइड कॉपीज तो भेजोगे ना, वेरीफाइड कॉपीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम्हारा मॉर्गेज डीड वगैरह जो है, ठीक है, मॉर्गेज किया है तुमने, डीड वगैरह तुमने साइन किया होगा, एग्रीमेंट्स बनाए होंगे, वो आपको देना होता है। ठीक है, सिग्नेटरीज कंपनी एंड चार्ज होल्डर, कौन है वो चार्ज होल्डर? चार्ज होल्डर कौन? जो लेंडर होता है वो चार्ज होल्डर होता है ना, लेंडर। जो बेसिक कंसेप्ट तो तुमको पता ही होगा। अब देखो टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन की कब रजिस्ट्रेशन, यही है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन उसको अच्छे से देखना है दोस्तों। जैसे तुमने चार्ज क्रिएट किया 30 दिन के अंदर अंदर, तुमको यहाँ पे मैंने बता दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर तुमको चार्ज को रजिस्टर कर लेना होता है, नहीं कर पाए फॉर सर्टेन रीजंस, तो और एक्सटेंशन ले लो 30 डेज का। ठीक है, 30 डेज का और एक्सटेंशन तुमको मिल जाता है, 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये एंड हुआ, ये एक्सटेंशन खत्म हुआ, फिर 30 डेज का एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें तुमको क्या करना होगा कि तुमको एडिशनल पेमेंट, एडिशनल फीस जो है वो तुमको देना होता है। ये 30 डेज भी एक्सपायर हो गया तो फिर तुमको और 60 डेज तुमको मिलता है। कितना डेज मिलता है? 60 डेज। तो 30 30 60 होता है। कितना होता है? 30 30 60, ये 30, ये 30, ये 60। ठीक है, टोटल कितना? 120। ठीक है, और एडिशनल 60, और यहाँ पे तुमको देना होता है एड वोलरम फीस। याद रखना ये थोड़ा हायर फीस रेट होता है। जो पहला 30 है ये तो कोई फीस के साथ नहीं आता, ये नॉर्मली तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो। हाँ, जो नॉर्मल फीस तुमको पेमेंट करना होता है वो तो तुमको यहाँ पर भी करना होगा, लेकिन क्योंकि तुम लेट हो गए हैं, नेक्स्ट 30 डेज में अगर तुम रजिस्टर करना चाहते हो अपने चार्ज को, तो वहाँ पे तुमको एडिशनल फीस देना होता है। एडिशनल फीस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो तुम नॉर्मल फी देते हो ना, नॉर्मल फी देते हो, इसके साथ तुम कुछ और ऐड करके देते हो, ये होता है एडिशनल फीस। याद रखना इस चीज को। ठीक है, 30 डेज के बाद जो ये आ रहा है इसमें तुम नॉर्मल फीस मत लिख देना, यहाँ पे तुमको लिखना है एडिशनल फीस, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद तुम्हारा एडवोलेरम फीस आ गया, यहाँ पे एडवोलेरम फीस आ गया, 60 डेज में एडवोलेरम फीस देगी। तो टोटल जो है 120 दिन के अंदर अंदर तुमको पूरा कंप्लीट कर देना होता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर। इतना ही एक्सटेंशन तुमको मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब ये जो 30 डेज यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो 30 डेज तुम्हारा बेसिक डे होता है, इसके बाद अगर तुम ये एडिशनल फी, एडवोलरम फी पे करके तुम अगर फाइल करना चाहते हो, इसमें तुमको रीजन बताना है। बिलेटेड फाइलिंग मतलब मोर देन 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा हो चुका है, ये इस टाइम पीरियड पे तुमने फाइल नहीं किया, इस टाइम पीरियड पे तुम आए हो फाइल करने के लिए, या फिर इस टाइम पीरियड पे तुम आए हो फाइल करने के लिए, रिक्वायर्स डिक्लेरेशन बाय द CS या फिर डायरेक्टर दैट इट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, कि क्योंकि तुम लेट चार्ज को फाइल कर रहे हो, ठीक है, रजिस्टर कर रहे हो चार्जेस को, ठीक है, कंपनी को कहा गया है देखो तुमने तो इस डेट पे तुमको आना था, नहीं आए, तुम इस डेट पे आ रहे हो या फिर इस डेट पे आ रहे हो, तो तुम जो ये लेट हुए हो, इस लेट के कारण तुम्हारे जो क्रेडिटर्स है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस बात का तुमको डिक्लेरेशन देना है। किसको देना है? या तो कंपनी का CS या तो कंपनी का डायरेक्टर देगा डिक्लेरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो आगे देखो, वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया का अलग अलग होता है। देखो, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सर्टिफिकेट अंडर कंपनी का सील होना चाहिए, सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर, CS, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर और गैजेटेड ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, वो लोग सर्टिफाई करेंगे। प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया सर्टिफिकेट अंडर हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर और CS ऑफ कंपनी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुमको अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको गैजेटेड ऑफिसर जो है ऑफ दैट कंट्री तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया में इसका दरकार नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्टर एंड CS जो है उन्होंने सर्टिफाई दे दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट्स है, इसी बात का सर्टिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तुमने जो चार्ज क्रिएट किया ये तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ना दोस्तों, बस इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इशू ऑफ सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा, हमेशा याद रखना, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो CHG2, अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो CHG3। फिर से बताओ, अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो CHG2, अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो CHG3। अब देखो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तुमने तुम्हारे चार्ट जो तुमने क्रिएट किया था उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस तुम ला रहे हो। चेंजेस लाने का मतलब ये होता है कि तुमको रजिस्ट्रार को बताना होगा,
तुमने चार्ज रजिस्ट्रेशन किया तब भी तुमको रजिस्ट्रार को बताना है, तुम किसी प्रकार का चेंजेस कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तब भी तो तुमको रजिस्ट्रार को बताना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन वाला अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे, लेकिन तुमको बताना है कौन से फॉर्म में बताना है, CHG3, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर को छिपवा लो अपने दिल के अंदर। चलो इसको गोली मारो, कंक्लूसिव एविडेंस इस चीज का दरकार नहीं होता। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 77 एक्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द होल वर्ल्ड की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आउटसाइड द कंपनी जो है, कोई भी कंपनी के साथ डील अगर करना चाहता है तो वो मेक श्योर करे कि वो कंपनी के पूरा इंफॉर्मेशन लेकर आए। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो चार्ज का रजिस्टर होता है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब ये कि बाहर वाला कोई भी इंसान अगर आके कंपनी के साथ डील करना चाहता है तो ये बाहर वाले इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोटिस पढ़ के आए। सर कौन सा नोटिस? यही चार्ज का जो रजिस्टर है ये पढ़ के आए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि हमने सबको नोटिफाई कर दिया है कि हमने हमारे वेबसाइट पे हमारे कंपनी के कौन से एसेट्स के ऊपर चार्जेस क्रिएट कर रखे हैं, वो हम लोगों ने अपडेट कर दिया हमारे वेबसाइट पे। अब किसी भी इंसान को अगर कंपनी के साथ डील करना है तो वो सब पढ़ के आए, क्योंकि बाद में अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने अगर तुम्हारे साथ झोल कर दिया, तुम्हारे साथ फ्रॉड वगैरह कर दिया, तो तुम भी कहीं हद तक रिस्पॉन्सिबल रहोगे। कौन? जिसके साथ ये गलत हुआ है, तुम भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आ जाता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुमको पढ़ के आना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। और एक होता है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट मतलब तुम्हारे कंपनी के भीतर क्या हो रहा है हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम SR पास कर रहे हो, GR पास कर रहे हो, क्या पास कर रहे हो, नहीं पास कर रहे हो, रेजोल्यूशंस क्या कर रहे हो, ये बाहर वाला इंसान ये इस पे माथा नहीं मारेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिंपल मतलब ये होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट जैसे कि कंपनी का MOA, AOA, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। जब भी कंपनी, किसी भी कंपनी के साथ तुम डील करने आओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आना, यही बात है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो ये जो चार्ज तुमने क्रिएट किया है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आ जाता है। इस बात का इन्होंने यहाँ पे पुष्टि की है। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे लिखा है एनीवन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी डीम्ड टू हैव नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट। इसका मतलब ये कि पकड़ ले कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझो, चीज को समझोगे तो मजा आएगा ना। CS बनना है ना, क्या बनना है? कंपनी सेक्रेटरी। चल ये कंपनी है, कंपनी के इतने सारे एसेट्स है, ठीक है, पकड़ ली, इस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा है, मतलब इसको गिरवी रख के, इस एसेट को गिरवी रख के कंपनी ने लोन उठा रखा है, ठीक है, लोन उठा रखा है। अब जो लोन उठा रखा है इस एसेट के ऊपर ये चार्ज करके, क्योंकि अगर लोन पेमेंट ना कर पाए तो जो भी क्रेडिटर है वो ये वाला एसेट बेच के अपना पैसा कमा लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पकड़ ले, कोई भी इंसान पकड़ ले, मेरे को ये कंपनी खरीदना है पूरा का पूरा, तू प्रॉपर्टी छोड़ दे, इन प्रॉपर्टीज के बारे में छोड़ दे। प्रॉपर्टी के बारे में तो तू सोच ही सकता है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी खरीदूं, मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी खरीदूं और इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बिल्डिंग का वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है इसको हम लोगों ने चार्ज क्रिएट नहीं किया, थोड़ा बहुत एरिया जो है हम लोगों ने कवर किया है। तो कोई भी इंसान अगर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या फिर कोई भी इंसान एक कंपनी खरीदना चाहता है फॉर एग्जांपल, उनको वो इस प्रकार से उनको आना है कि उनको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है या फिर कंपनी है, इनके इन सारे एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। तो एनीवन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी डीम्ड टू हैव नोटिस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन से चार्ज रजिस्टर हुआ है उस दिन से उनको पता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, जो भी इंसान आ रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आता है। चलो भाई बहुत बेसिक हो चुका है, अब आगे देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 टू सर्टेन एक्विजिशंस। Company acquiring property subject to existing charge, any modification in terms, conditions, extent, operation of registered charge। तो ये है कंपनी एक्वायर कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। अब देख, कंपनी एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो कुछ बातें जो है कंपनी को ध्यान में रखना है, ये सेक्शन 79 में हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 टू सर्टेन एक्विजिशंस, ठीक है, कंपनी पकड़ ले कोई एक बिल्डिंग अक्वायर करना चाहता है, ठीक है, ये दूसरा बिल्डिंग है, अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज क्रिएट करके रखा है, तो
अगर इस प्रकार के बिल्डिंग को अक्वायर करना चाहते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो कंपनी को किन चीज़ का ध्यान में रखना है, सेक्शन 979 में हम लोग देखेंगे। ठीक, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो तुमको लगेगा क्या भैया, बताओ। चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, creditor, lender, losses priority, becomes unsecured creditors during winding up। ठीक है, validity of debt, obligation of company to pay secured money remains valid, debt must be repaid immediately। अब देख, सिंपल चीज तेरे को समझाता हूँ। ये जो चार्ज का पूरा कंसेप्ट है, इसको किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी कंपनी के साथ लेन देन कर रहा है, जो भी कंपनी को लोन दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं। इसका पूरा बेसिक मतलब ये होता है कि ये है कंपनी, ठीक है, कंपनी का बहुत सारा ढेर सारा एसेट है, ठीक है, बहुत सारा एसेट है कंपनी का, ठीक है, बहुत सारा एसेट है। अब कौन सा एसेट ऑलरेडी गिरवी है, ठीक है, जिसको एज अ मॉर्गेज देकर वो लोगों ने लोन उठाया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ रहा है, चार्ज क्रिएट लोन उठाया, तो बाहर वाला इंसान कैसे पता चलेगा, उनको कौन बताएगा, डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर ने नहीं बताया, तो इसलिए कंपनी लॉ ने क्या कहा कि कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा ना करके कंपनी लॉ ने कहा कि सुन कंपनी, तेरे को ना एक लिस्ट मेंटेन करना होगा, चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिस रजिस्टर में तुम लिख के रखोगे तुम्हारे कंपनी के कौन से एसेट के ऊपर तुमने ऑलरेडी लोन उठा रखा है, ठीक है, चार्ज क्रिएट कर रखा है, समझ में आ रहा है। तो ये तुमको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होगा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट से किसका फ़ायदा होगा, कंपनी को, या फिर तुम्हारे बाकी जो बाहर जो लोग हैं बैठे हैं, जो कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी को लोन देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए बेटर है ना, क्योंकि वो उनको पता चलेगा कि कंपनी का वर्थ क्या है, कंपनी का कौन सा एसेट पहले से गिरवी है, कौन सा एसेट बचा है। तो ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज़, लेकिन अगर तुमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, कंपनी ने चार्ज क्रिएट ही नहीं किया, कंपनी ने चार्ज क्रिएट ही नहीं किया, किसका लॉस है। अगर चार्ज क्रिएट किया तो कोई भी क्रेडिटर अगर है जिसने कंपनी को पैसा दिया है, कैश दिया है, ठीक है, तो क्रेडिटर के नाम पे चार्ज क्रिएट किया है, इसका मतलब कि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है, सिक्योर्ड है ये क्रेडिटर। अगर कैश कंपनी फ्यूचर में पेमेंट ना कर पाया तो ये जो एसेट है ये क्रेडिटर जो है ले सकता है, अक्वायर कर सकता है, इसको बेच बाच के पैसा जो है वो ले सकता है कि नहीं। आंसर है यस। अगर पकड़ ले चार्ज क्रिएट ही ना किया गया हो, किसका लॉस है, इसी क्रेडिटर का लॉस है, ये सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड बन जाएगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि चार्ज कंपनी ने क्रिएट ही नहीं किया। तो ये अग्रीमेंट जो है ना, देखो, चार्जेस इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स, लेंडर लूजेस प्रायोरिटी, बिकम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, ठीक है। तो मतलब जब तो तुमने जो चार्ज क्रिएट किया है, कंपनी अगर पकड़ ले, क्रेडिटर ने कहा कंपनी को भैया हमने तो चार्ज क्रिएट किया है, तो कंपनी कहाँ चार्ज क्रिएट किया है, कंपनी ने तो ये जो है रजिस्टर ही नहीं किया है, कंपनी तो रजिस्टर ही नहीं किया है अपनी चार्जेस को, है ना। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो जाता है, क्या होता है, कंपनी जब बंद हो जाते हैं, क्रेडिटर्स लाइन लगाते हैं कि किसको पैसा वापस मिलेगा, तो सबसे पहले किनको मिलता है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको। लेकिन यहाँ तो चार्ज ही क्रिएट नहीं किया गया है, तो तुम सिक्योर्ड कैसे हो, तुम तो सिक्योर्ड नहीं हो। जो सिक्योर्ड था बंदा सोच रहा है कि मैं सिक्योर्ड हूँ, वो अनसिक्योर्ड बन जाता है, तो तुमको पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि तुम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली लॉस उस बंदे का हो जाता है जिसने क्रेडिट दे रखा है कंपनी को, पैसा दे रखा हो कंपनी को। समझ में आ रहा है। तो अगर लिक्विडेटर आया है तेरे कंपनी में, तेरे कंपनी को बंद करने के लिए, ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स है वो अनसिक्योर्ड बन जाएंगे, ना कि सिक्योर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है। वाइंडिंग अप के समय कंपनी जब बंद हो रहा हो, और वैसे भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में भी तू सिक्योर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है ना। तो तेरे को ध्यान में रखना है कि कंपनी चार्ज क्रिएट करे, ठीक है, तब ना जाके तू लोन देगा, वरना तू लोन क्यों देगा। तू कंपनी को कहेगा भैया मेरे को तुमको चार्ज क्रिएट करना है, मेरे को चार्ज होल्डर जो है उसके नाम पे मेरा नाम लिखना है। अगर क्रेडिटर के पास चार्ज होल्डर का नाम ही नहीं है, तो क्रेडिटर जो पैसा दे रहा है वो कभी भी मारा जा सकता है। क्या है समझ में आ रहा है। लॉस हो सकता है। तो जो कंपनी को लोन देता है, पैसा देता है, और जिसके नाम पे वो एसेट जो है चार्ज क्रिएट किया जाता है, वो होता है चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर वो बंदा जिसने कंपनी को पैसा दिया है और जिसके बदले कंपनी ने अपने एसेट के ऊपर इसका नाम लिख रखा है, वो है चार्ज होल्डर। समझ में आ रहा है दोस्तों। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, इजी जा रहा है ना चीज़ें।
हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, चीज़ों को डिफिकल्ट सोचोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, ईजी चीज़ है, 2-3 बार देखो, टेक्निकल चीज़ें हैं, समझ में आ जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ डेट, देखो भले ही चार्ज क्रिएट ना किया गया हो, लेकिन डेट तो ऑब्वियसली रहेगा कि हाँ क्रेडिटर ने पैसा दिया है, वो पैसा जो है एज अ डेट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डेट भी कैंसिल हो जाता है, डेट वॉइड नहीं होता, लेकिन चार्ज वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब कैंसिल हो जाता है, तुम चार्ज होल्डर नहीं हो क्योंकि रजिस्टर नहीं किया कंपनी ने। समझ में आ रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना है, एज अ क्रेडिटर भी तुमको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन। देख अब सुन, कौन करेगा अप्लाई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय चार्ज होल्डर। अब कौन जा रहा है, जो क्रेडिटर है वो खुद जा रहा है रजिस्टर करने की। बोले कंपनी के भरोसे में नहीं बैठेंगे भाई, हम अपना रजिस्ट्रेशन खुद करेंगे। देखो प्रोटेक्शन प्रोविजन फॉर लेंडर, लेंडर को प्रोटेक्ट हो रहा है यहाँ पे। रेमेडी इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्जेस अंडर सेक्शन 77, कंपनी के भरोसे थोड़ी बैठना है। कंपनी को तो कहा गया है कि चार्ज रजिस्टर करो, लेकिन कंपनी ने शैतानी कर दी, कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो मैंने कंपनी को पैसा दिया, भैया मेरा पैसा डूब सकता है, मैं क्या करूँगा, राइट ऑफ द चार्ज होल्डर टू रजिस्टर। कंपनी फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज, फेल हो गया, चार्ज होल्डर में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार एप्लीकेशन फॉर्म CHG 1:9 मस्ट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मस्ट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करना होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का आपको चार्ज क्रिएट के लिए कंपनी ने अलाउ किया है। अब देखो रजिस्ट्रार नोटिस टू द कंपनी, रजिस्ट्रार गिव नोटिस, रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को नोटिस भेजेगा कि भाई तेरे को 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना था, तूने नहीं किया, तो तेरा जो चार्ज होल्डर है जिसने तेरे को लेंड किया पैसा, वो आ गया मेरे पास, कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नोटिस देगा कंपनी को कि भाई 14 दिन दे रहा हूँ, फटाफट रजिस्टर कर ले। क्या कर ले, फटाफट रजिस्टर कर ले। ठीक है, allow company to show cause registration by registrar, company does not show cause within 14 days। show cause का मतलब क्या होता है कि क्यों तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कंपनी को पूछा जाता है, रजिस्ट्रार पूछता है कि भैया तूने क्यों अभी तक जो है नहीं किया है, 14 दिन का समय है, फटाफट रिप्लाई दे। और कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज इटसेल्फ, नोट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस एडिशनल और एड वोलोरम, ये तो तुम्हारा एडिशनल फीस एड वोलोरम 30+30+60 का तो वो रहता ही है। ठीक है, ये तुमको टाइम पीरियड तो रहेगा ही, रजिस्ट्रार जो है वो भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा, 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज तक कोऑपरेट करेगा, कि बोलेगा कि भैया क्यों नहीं हो रहा चार्ज रजिस्टर। समझ में आ रहा है, रजिस्ट्रार भी देखेगा पूरा का पूरा। रिकवरी ऑफ फीस, चार्ज होल्डर हु पे फीस क्रिएशन मॉडिफिकेशन एंटाइटल टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, मतलब पकड़ ले ये जो चार्ज होल्डर है इसका ड्यूटी है चार्ज क्रिएट करना या फिर कंपनी का, लेकिन कंपनी 30 दिन हो चुका है अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, तो चार्ज होल्डर ने अप्लाई कर दिया, किसको, चार्ज होल्डर ने किसको अप्लाई किया, बता फटाफट। चार्ज होल्डर ने अप्लाई किया अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने 14 दिन का समय दिया, रिप्लाई दो भैया तुमने अभी तक क्यों नहीं किया, ठीक है ना, तुमने अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं किया। तो ये वार्तालाप होता रहता है। नॉर्मल चीज़ क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। किसी ने अगर मेरे को पैसा लेंड किया है ना, तो मैं उसको कह देता हूँ ओपन फ्रंट कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा को इतना इतना टाइम लग सकता है, और ये कंपनी लॉ में प्रोविजन भी है प्रॉपर तरीके से कि इतना इतना एडिशनल फीस देके एड वोलोरम फीस देके मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। तो अगर लेंडर ने कोऑपरेट किया तो सही बात है, लेंडर ने कोऑपरेट नहीं किया तो लेंडर सीधा जा सकता है किसके पास बताओ, रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, 14 दिन का समय देगा कंपनी को बताने के लिए, ऐसा नहीं कि चार्ज रजिस्टर करने के लिए, बोले बताने के लिए कि तुमने अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं किया, ये बताने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंपनी डज नॉट शो, तो अगर पकड़ ले कंपनी 14 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस नहीं दिया, देख कंपनी, देख सीधी बात है कि कंपनी को शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना होता है। अब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रहेगा तब ना पता चलेगा, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, गरीब कंपनी है तो वो तो मारा जाएगा ना फिर। इसलिए हमेशा गरीब कंपनी को भी कंपनी सेक्रेटरी रखना एडवाइजेबल होता है। अब देख सीधी बात यह है कि रजिस्ट्रार ने बोला किसको, कंपनी को, कि 14 दिन का समय है, फटाफट बता तूने चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं किया, कि अगर तेरे को एडिशनल फीस पे करके चार्ज रजिस्टर करना है या फिर एड वोलोरम वो भी बता, तेरे को शो कॉज नोटिस देना, मैंने दिया ना शो कॉज नोटिस कि तू आके बता कि क्यों नहीं कर पाया तू। ठीक है, कंपनी नहीं बताया, 14 दिन में उसने मुखरा नहीं दिखाया, मुंह दिखाई नहीं किया कंपनी ने, रजिस्ट्रार के पास गया नहीं, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, पता नहीं किसी को क्या करना है। ठीक, ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन कि कंपनी फेल हो गया रजिस्टर करने में, कंपनी ने रजिस्टर ही नहीं किया चार्ज। ठीक है, तो
रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करवा देता है। क्या ये समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करवा देते, कंपनी के ऊपर अलग से फाइन ठोकेंगे वो तो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ, ये रूल है, ये तो रूल समझो कि रूल क्या है। मतलब एज अ लेंडर तुम्हारे पास क्या पावर है, ये तुमको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि एज अ लेंडर क्या पावर है। तुम बताओगे भैया मैं लेंडर हूँ, मैं चार्ज होल्डर हूँ, तो 30 दिन का समय था कंपनी के पास, कंपनी ने 30 दिन का समय जो है यूटिलाइज किया और चार्ज रजिस्टर नहीं किया, और इसलिए मेरे पास पावर कौन देता है? पावर सेक्शन 78 पावर देता है कि मैं रजिस्ट्रार के पास चला जाऊँ, एज अ चार्ज होल्डर मैं रजिस्ट्रार के पास जा सकता हूँ कंपनी को फोर्स करने के लिए चार्ज रजिस्टर करने में। क्या समझ में आ रहा है? तो ये पावर है, किसको पावर मिल रहा है? चार्ज होल्डर को, जो लेंडर है उसको पावर मिलता है। तो यही पावर के बारे में तुमको लिखना है, ठीक है। बाकी तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? कंपनी को 14 दिन का नोटिस देगा कि बोलो भैया तुमने क्यों नहीं रजिस्टर किया अभी तक। 14 दिन में रिप्लाई आया तो सही बात है, नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, चार्ज रजिस्टर, अच्छा रिप्लाई नहीं आया ठीक है, चार्ज रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, चार्ज भी रजिस्टर नहीं हुआ, रिप्लाई भी नहीं हुआ, 14 दिन गुजर गए, तो भैया हमारा रजिस्ट्रार जो है वही रजिस्ट्रेशन करवा देगा चार्जेस का। क्या है समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फीस एडिशनल प्लस एड वैलिडम, ये तो है ही। अब देखो रिकवरी ऑफ फीस, तू चार्ज होल्डर है, तू रजिस्ट्रार के पास जाके बोलेगा कि भैया चार्ज क्रिएट करो, तो इसका पैसा लगता है, तो जो भी पैसा तेरा खर्चा हुआ है ना रजिस्ट्रार के पास, वो सब तू कंपनी से वापस ले सकता है। सर कंपनी नहीं दिया तो फिर से चला जा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार फोर्स करेगा कंपनी को तेरे को पैसा वापस करने के लिए, ठीक है, क्रिएशन में मॉडिफिकेशन में। अच्छा अब देखो कंपैरिजन देखो सेक्शन 777 एंड 78 का। प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है कंपनी के ऊपर? अंडर सेक्शन 77 प्राइमरी ड्यूटी है कंपनी के ऊपर। सेक्शन 78 कहता है कि जो चार्ज होल्डर है, जो लेंडर है, उसके पास ड्यूटी आता है कि वो रजिस्ट्रार के पास चला जाए अगर 30 दिन में रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो। ट्रिगर पॉइंट कब है? इमीडिएटली अपॉन क्रिएशन, जैसे ही तुमने चार्ज क्रिएट किया 30 दिन के अंदर अंदर तुमको अंडर सेक्शन 77 चार्ज को रजिस्टर करना होता है टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। नहीं किया तो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है कि कब तुमको सेक्शन 77 फॉलो करना है। चार्ज क्रिएट हुआ तो फॉलो करो 77। अब 78 कब फॉलो होता है कि कंपनी फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज, 30 दिन गुजर चुका है, कंपनी रजिस्टर नहीं किया, तभी ना जाके ये चार्ज होल्डर गया रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? डायरेक्ट फाइलिंग होता है, कंपनी डायरेक्ट फाइलिंग होता है। 78 में क्या होता है कि रजिस्ट्रार गिव्स 14 दिन का नोटिस टू द कंपनी, 14 दिन का नोटिस देता है, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो रजिस्ट्रार जो है अलग से फीस कंपनी से चार्ज करेगा एंड रजिस्ट्रार खुद चार्ज क्रिएट करवा लेगा। पेमेंट ऑफ फीस पेड बाय द कंपनी, यहाँ पे पेड बाय द चार्ज होल्डर, उसके बाद जो है देन रिकवर्ड बाय द कंपनी, कंपनी से रिकवर भी कर लेता है चार्ज होल्डर, ठीक है ना, पैसा चार्ज क्रिएट करने का। मतलब ये क्या है ना, ये धक्का मुक्की वाला सिचुएशन है। 77 का पूरा ड्यूटी है तुम्हारा ये कंपनी के ऊपर कि वो चार्ज क्रिएट करेगा, लेकिन 78 है धक्का मुक्की वाला, मतलब कंपनी को धक्का दिया जा रहा है कि भाई चार्ज क्रिएट कर कर कर। कैसे धक्का जाएगा? जो चार्ज होल्डर है वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार कंपनी को फोर्स करेगा, कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया तब तो अलग ही मसला हो जाएगा, ठीक है, तब तो अलग ही 14 दिन का नोटिस देगा कंपनी को, नहीं रिप्लाई किया तो चार्ज क्रिएट कर देगा रजिस्ट्रार, समझ में आ रहा है, और उसकी एडिशनल फीस वगैरह लेगा और पेनल्टी तो लगता है, अलग से फाइन तो लगेगा ही, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो आगे देखेंगे सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 क्या कहता है कि ये जो चार्ज क्रिएट करने वाला बात है, सेक्शन 77 क्या कहता है कि चार्ज को क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये कौन कहता है? ये सेक्शन 77 कहता है। तो ये जो बात है चार्ज क्रिएट करने वाला बात, ये अप्लाई करता है टू सर्टेन मैटर्स के ऊपर ये अप्लाई करता है, ठीक है, सप्लाई करता है। अब सुनो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि देखो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है ये कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, देखो ये वाला, देखो ये वाला जो हम लोगों ने देखा है दोस्तों, कहा गया ये 79 वाला जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया था, कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग चार्ज, जो एग्जिस्टिंग चार्ज है ऑलरेडी वो कंपनी एक्वायर कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर क्या बताया गया है, देखो स्कोप 79 एक्सटेंड सेक्शन 77 प्रोविजंस टू, देखो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज when a company acquires property already subject to a charge, जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, किसी दूसरे ने चार्ज क्रिएट कर रखा है, उस प्रॉपर्टी को तू जाके खरीद रहा है,
कंपनी इज नाउ ओनर मस्ट डिस्क्लोज इनकम्बरेंस इफेक्टिव 30 days टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। कंपनी को चार्ज फाइल करना होता है फिर से। देख सिंपल चीज़ ये है, ये एक प्रॉपर्टी है ए का, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी, ये है बी कंपनी, ये है ए कंपनी, ये है बी कंपनी, ठीक है, कंपनी बी कंपनी। ए कंपनी का बहुत सारा एसेट है, ठीक है, इनमें से ना 2-3 एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा है ए कंपनी ने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएटर है वो है ए कंपनी, और जो चार्ज होल्डर है जिसने लैंड किया वो तो सेम रहेगा ना। अब पकड़ ले बी जो है इसने अक्वायर कर लिया, इसने क्या किया, ये जाके ना ये चार्ज वाले एसेट को खरीद लिया। तो अब जो बी ने ये एसेट्स को खरीद लिया, ये यहाँ से आके ये जो एसेट्स है ये ए से निकल के ऐसे करके निकल 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 के बी के पास आ गया ये सारे एसेट। तो क्या चार्ज जो है ये क्या मिट गया, क्या चार्ज क्या कैंसिल हो गया क्या? नहीं, चार्ज कैंसिल नहीं हुआ सर, चार्ज अभी भी है। तो चार्ज किसके ऊपर है बताओ फटाफट? चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर अभी भी चार्ज जो है वो लगा हुआ है। लेकिन ये अब किसका जिम्मेदार है, मतलब किसका ये माथा व्यथा है बताओ, किसका सरदर्द है? ठीक है, किसका सरदर्द है? ये जो चार्ज है ये किसका सरदर्द है? बी का सरदर्द है। अब ये जो सरदर्द है ना बी का, इसका मतलब ये कि पहले तो चार्ज होल्डर तो सेम ही रहेगा जिसने लोन दिया। अब पहला जो क्रिएटर था वो ए था, इसका एसेट था, अब इसमें बी का नाम आएगा। तो सिंपल बात ये कि बी जब किसी भी एसेट को खरीदता है जिसमें ऑलरेडी चार्ज क्रिएटर रखता है, ठीक है, तो इसको दोबारा से फाइलिंग करना होता है बी के नाम पे, क्योंकि अब ये बी कंपनी का एसेट है और बी कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है। समझ में है ना? तो यही है चीज और कुछ नहीं। फिर से देख, व्हेन अ कंपनी अक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू द चार्ज, कंपनी इज नाउ द ओनर मस्ट डिस्क्लोज इनकम्बरेंस। इफेक्टिव डेट ये रहेगा 30 दिन, जो नॉर्मल टाइमलाइन है वही 30 दिन टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन प्रॉपर्टी खरीदा उस दिन से तुमको चार्ज जो है क्रिएट कर देना होगा। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। जो तुमको ये प्रोसीजर है ना ये नॉर्मल है, जो हम लोगों ने 77 में देखा है पूरा नॉर्मल है, वही हमको देखना है। लेकिन सेक्शन 79 बी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी सेम कंसेप्ट है। व्हेन देयर इज एनी मॉडिफिकेशन, चार्जेस में कोई चेंजेस है, चार्जेस में कैसे मॉडिफिकेशन, देख चार्ज का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, पहले ए का था अब बी का हो चुका है तो मॉडिफाई हुआ है ना, तो ये मॉडिफिकेशन भी तो अपडेट करना ही है ना। तो इसी प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है। और दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि बी के पास ही है प्रॉपर्टी लेकिन चार्जेस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ हो। पकड़ ले कोई एक एसेट है, ठीक है, इस एसेट का 20% जो है अतुल ओन करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अब तक का सिचुएशन है। अब ये मॉडिफाई हो चुका है कि ये जो एसेट है ना इसमें 20% अतुल एंड 30% साक्षी जो है वो अक्वायर करती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ ना, इसके ऊपर इस एसेट के ऊपर दो चार्ज होल्डर आ चुके हैं, है ना, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है ना इस एसेट का, तो दो चार्ज होल्डर आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मॉडिफिकेशन हुआ तो ये तुम फाइल नहीं करोगे क्या? ये भी तुमको बताना है रजिस्ट्रार को। तो यही बात है, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, व्हेन देयर इज एनी मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर्ड चार्ज, या फिर कुछ कंडीशन में चेंज हुआ है, या फिर कितना चार्ज क्रिएट हुआ है, एक्सटेंट कितना है उसमें कोई चेंजेस हुआ है, तो तुमको रिपोर्ट करना है कि रिपोर्ट चेंजेस अफेक्टिंग सिक्योरिटी और लोन का नेचर। ठीक है, लोन में कोई अगर चेंजेस वगैरह हो, ठीक है, पकड़ ले अतुल जो है साक्षी को भूल जा, ठीक है, अतुल जो है यही एक सोल होल्डर है, चार्ज होल्डर है, ठीक है, प्रॉपर्टी का वैल्यू है 6 करोड़, अतुल ने लोन दिया है कंपनी को 2 करोड़, तो 2 करोड़ का अगर मैं बात करूं तो इतना प्रॉपर्टी आ रहा है अतुल के हिस्से, चार्ज क्रिएट हुआ है। अब अतुल से दोबारा से प्रॉपर्टी में थोड़ा एडिशन हुआ है और 1 करोड़ जो है कंपनी को लोन दिया है अतुल ने, ठीक है, तो और थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा ना, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा चार्ज, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ ना, इसको भी अपडेट करना है। सिंपल बात ये तुमको याद रखना है, ठीक, ये समझ में आ चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मॉडिफिकेशन, चेंज इन अमाउंट, अमाउंट में कोई चेंज हुआ हो, चेंज इन सिक्योरिटी, चेंज इन प्रायोरिटी, चेंज इन टर्म्स। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, ये पकड़ ले, ये ए बी सी डी ये सारे जो है ना चार्ज होल्डर है, क्या हुआ है, चार्ज होल्डर है किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी का। इसमें ए का हिस्सा है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ फॉर एग्जांपल। अब कौन सबसे पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, इसको प्रायोरिटी में
कहा जाता है कि कौन सा सबसे पहला प्रायोरिटी है, अमाउंट के ऊपर होता है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में अगर कोई चेंजेस है, कौन सा सेकंड है, कौन सा फर्स्ट चार्ज है, इसमें अगर कोई चेंजेस आप लोग लाना चाहते हो तो वो भी तुमको मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, आपको अपडेट करना है। चेंज इन टर्म्स, मटेरियल चेंज इन कन्वीनियंस। सिंपल बात यह है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अगर चेंज हो जाए, टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज हो जाए, क्या बताओ, टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज हो जाए, क्या बताओ, फिर से बताओ ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर चेंज हो जाए तब मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग, मॉडिफिकेशन हो चुका है, थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुआ तो आपको अपडेट करना है। अब प्रोसीजर रिक्वायरमेंट म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब ये होता है कि सेम एज इट इज, मतलब 77 में जो है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी लागू होगा, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर। चार्ज तुमको फाइल करना है CHG1 में, ठीक है, अदर्स में और CHG9 डिबेंचर्स के लिए विद इन 30 डेज ऑफ एक्विजिशन मॉडिफिकेशन, अप टू 60 डेज एड वोलरम फीस, फर्दर 60 डेज एड 60 डेज एडिशनल फीस, फर्दर 60 डेज एड वोलरम फीस। ये 60 डेज कहाँ से आया सर? फिर ये 30 + 30 है, वो पहला वाला 30 और उसके बाद फिर से 30 को जोड़ दो तो 30 + 30, ठीक है ना, ये वाला 60 आया यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। देखो 60, जब भी तुम देखो, अगर तुम 30 लिखते हो ना, तुम इस प्रकार से लिख सकते हो 30 + 30 + 60 ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो 30, ठीक है, फिर कॉमा 60, फिर कॉमा तुम लिख सकते हो 60 हो गया, फिर 120 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन दोनों में सेंटेंस में चेंज होगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ जब लिखोगे ना 30, ये 30 जब लिखोगे तब लिखोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट 30 डेज, फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा ये 30। उसके बाद तुम जब 60 लिखोगे तब तुम लिखोगे फ्रॉम द डेट व्हेन द एडिशनल 30 डेज एंडेड, ये लिखोगे तुम 60 में। अब जब तुम ये 30 लिखोगे, ये 60 लिखोगे, तो ये 60 कब लिखोगे, ये 30 कब लिखोगे, फ्रॉम द डेट व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड। अब 60 कब लिखोगे, ये भी लिखोगे फ्रॉम द डेट व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड, मतलब यहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 60 आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 60, तो फ्रॉम द डेट व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड। फिर अगर 120 लिखा तुमने यहाँ पे, फ्रॉम द डेट व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड, यहाँ पे तुम लिखोगे 120, क्योंकि अगर तुम 30 + 30 + 60 को मिला दोगे तो इसको क्या बन जाता है 120। समझ में आ रहा है ना। तो यही है थोड़ा जो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ चुका है ना, ईजी है, ठीक है। चार्ज हो गया, 30 डेज हो गया, फिर एडिशनल 60 नहीं आता, ये ख़त्म होता है 30, तो यहाँ पे 30 फिर 30 जुड़ता है, और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जो है तुम्हारा मिलता है फ्रॉम द टाइम व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड, वहाँ से 60, फ्रॉम द टाइम व्हेन द चार्ज वाज क्रिएटेड यहाँ से 60, उसके बाद फर्दर तुमको 60 मिलता है, ठीक है। ये वाला ये प्लस साइन है, तो प्लस कॉमा इन सबको बहुत अच्छे से समझना है तुमको, ठीक है। चलो ये हो चुका है। वेरिफिकेशन कौन करेगा? साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, दोनों वेरीफाई करेंगे कि चार्ज हाँ क्रिएट हुआ है। सर्टिफाइड इशूज, रजिस्ट्रार इशू CHG3 सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन है तो CHG3 जो है सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी को कि हाँ मॉडिफिकेशन हो रखा है, ठीक है। अच्छा, देख अगर तुमने मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है, ठीक है, किसी पहले कंपनी का था दूसरे कंपनी के पास जा चुका है, ये बात अगर तुम रजिस्ट्रार को नहीं बताए तो क्या होगा, वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर भी क्लेम नहीं कर पाएगा और लिक्विडेटर जो है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी तुमको अलाउ नहीं कर पाएगा, है ना। लिक्विडेटर जो है वो क्रेडिटर को सिक्योर्ड नहीं घोषित कर पाएगा, क्योंकि चेंजेस जो हुआ है वो तुमने रजिस्टर ही नहीं किया है। तो ये माथा व्यथा सिर्फ कंपनी का नहीं होता है, ये माथा व्यथा जो है ये तुम्हारा जो लेंडर है, जो चार्ज होल्डर है, उसके ऊपर भी सरदर्द रहता है कि भैया रजिस्ट्रेशन हो जाए प्रॉपरली। इसलिए तो 78 वाला सेक्शन आया है ना, कि भैया 78 क्या कहता है कि भैया ये जो तुम्हारा चार्ज होल्डर है ना, तुम अपना काम खुद करो, अगर कंपनी नहीं कर रहा है ना तुम जाके अप्लाई करो। ये राइट जो है दोनों तरफ से द्वार जो है खुला है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। ये डेट ऑफ नोटिस देना होता है कि भैया चार्ज क्रिएट हो चुका है, सिंपल ये बात है। चार्ज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग और इंटरेस्ट डीम टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब यही बात है कि ये क्या होता है,
हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आ जाता है, वही है कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्रिएट किया गया है, ये नोटिस क्या न्यूज़पेपर में दे क्या? नहीं बेटा, ये रजिस्टर मेंटेन करो ना, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, चार्ज का रजिस्टर, यही है नोटिस। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको पढ़ के आना है, न्यूज़पेपर में नहीं देना है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, क्या बताओ फिर से? रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास रहेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये जो तुम्हारे कंपनी में जितनी भी चार्ज क्रिएट हुआ है किसके पास रहेगा? रजिस्ट्रार शैल केप्ट a register for every company containing particulars of the registered charges in the prescribed form and manner. Particulars in the registered inspection register shall be open to inspection by any person on payment of prescribed fee for each inspection. पकड़ ले, तू जाना चाहता है, कंपनी के साथ डील करना चाहता है, अब तेरे को पता करना है कि कंपनी ने क्या क्या रजिस्टर किया है, क्या रजिस्टर नहीं किया है, तेरे को पता करना है। अब कैसे पता करेगा दोस्त भाई, बता फटाफट। हाँ जी, रजिस्ट्रार के पास जाएगा तू, ठीक है। तू रजिस्ट्रार के पास जाएगा एंड बोलेगा कि भैया कंपनी के कितने भी कौन से एसेट्स है, ठीक है, एंड उन एसेट्स के ऊपर कौन से चार्जेस जो है ना वो क्रिएट कर रखा है, आप मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे को कंपनी को लोन देना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार बोलेगा देख, तू तो मेरा दामाद है नहीं, तेरे को फी पे करना होगा, तो तुमको कुछ बहुत फी जो है तुमको पेमेंट करना होगा, एंड फिर रजिस्ट्रार तुमको फाइल जो है खोल के बता देगा कि इस कंपनी का ये एसेट्स के ऊपर ये चार्जेस जो है क्रिएटेड है। क्या है, समझ में आ रहा है? यही बात है, सिंपल चीज है। सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मतलब सेटिस्फेक्शन मैं तेरे को बताता हूँ, क्रिएशन इंपॉर्टेंट है या फिर सेटिस्फेक्शन? हाँ, क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्रिएशन 90% टाइम आएगा, 10% टाइम शायद सेटिस्फेक्शन आ जाए, ठीक है। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, हायर की बता रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुमने पहले एक चीज, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, क्रिएशन वाला या फिर सेटिस्फेक्शन वाला? ये मैं तुमको कैसे समझ, इस चीज को समझ, मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। तूने अपने डैड से 5 रुपए लिया, ठीक है, डैड को बोला कि मैं मंडे को दे दूंगा, ठीक, मंडे को दे दूंगा, समझ में आ रहा है? अब ये बात जो है डैड ने कहा कि अपने मम्मी को बता दे, अपने मम्मी को बता दे कि तू 5 रुपए मेरे को संडे को लौटाएगा, सॉरी मंडे को लौटाएगा। तो तुमने जाके मंडी को बोल दिया, मम्मी को बोल दे कि मम्मी चार्ज क्रिएट हो चुका है, 5 रुपए मेरे को देना है, किसको? पापा को देना है मंडे को, ठीक है। मम्मी कौन? रजिस्ट्रार। मम्मी ने बोला चल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मंडे आ गया, तूने पैसा लौटा दिया, ठीक है, वापस कर दिया। अब पकड़ ले, तू मम्मी को बोलना भूल गया, मम्मी को तू बोलना भूल गया, तो मम्मी तेरे को डांटेगी? आंसर है डांट सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डांटेगी, क्योंकि तूने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, वापस कर दिया है, समझ में आ रहा है? चार्ज सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है तुमने जो चार्ज क्रिएट कर रखा था किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये XYZ ने ये चार्ज होल्डर है। अब जब तुम XYZ को अपना पैसा वापस कर दोगे, लोन वापस कर दोगे ना, एंड ये चार्ज जो है रिलीज हो जाएगा, ये एसेट तुम्हारा रिलीज हो जाएगा, इसी को कहा जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। कि मैंने जो पैसा लिया था XYZ से, जिसके कारणवश मेरे को चार्ज क्रिएट करना पड़ा मेरे एसेट के ऊपर, मैं पैसा लौटा रहा हूँ और ये चार्ज जो है ये मेरा प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात होता है, समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि अगर तूने चार्ज क्रिएट नहीं किया है टाइम पे, तो तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगता था, लेकिन सेटिस्फेक्शन में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। सेटिस्फेक्शन में जैसे मम्मी डांटती ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं डांटेगी, क्योंकि पैसा तो तुमने वापस कर दिया अपने डैड को, पैसा तो वापस कर दिया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना, ज़्यादा नहीं डांटेगा रजिस्ट्रार। इसको देखो अच्छे से, charge satisfied in full within 30 days of satisfaction, yes, company gives intimation to registrar, CHG 4 में, ठीक है। नो सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड हो चुका है, लेकिन तुमने 30 डेज के अंदर अंदर जो है तुमने विद इन 30 डेज ऑफ सेटिस्फेक्शन तुमने बताया नहीं है। किसको नहीं बताया? रजिस्ट्रार को नहीं बताया। अप्लाई फॉर एक्सटेंशन अप टू 300 डेज। 300 डेज क्यों लिखा गया है यहाँ पे? ये तुमको, ये क्या नहीं, ये मम्मी तुमको छूट दे रही है कि भैया चल ठीक है ना, 120 दिन के अंदर अंदर तेरे को चार्ज क्रिएट करना था, लेकिन यहाँ पे देख सेटिस्फाई हो गया, 300 डेज दे रहा हूँ मैं तेरे को, आराम से कर सेटिस्फेक्शन का रजिस्ट्रेशन, आराम से कर। जो तेरे को एप्लीकेशन करना होता है, फाइलिंग करना होता है, ये आराम से कर, 300 डेज दे रहा हूँ।
प्लस एडिशनल फीस तो दे देना, लेकिन 300 डेज का एक्सटेंशन मिल रहा है तेरे को, ठीक है। इंटीमेशन रिसीव्ड बाय रजिस्ट्रार, इंटीमेशन साइंड बाय चार्ज होल्डर। जैसे ही रजिस्ट्रार को इंटीमेशन मिल जाए कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो चुका है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंफर्म करेगा ना चार्ज होल्डर से। तो रजिस्ट्रार इंटीमेशन साइंड बाय चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर को रजिस्ट्रार बताएगा कि सच में इसने पैसा वापस कर दिया, बोलेगा यस। तो अगर यस बोल दिया, रजिस्ट्रार एंटर्स मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन रजिस्टर्स एंड इन्फॉर्म्स कंपनी। रजिस्ट्रार जो है अपना जो रजिस्टर है चार्ज का, उस कंपनी का जो रजिस्टर है, चार्ज रजिस्टर है, उसमें वो मेंशन कर देगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो चुका है। अब देख यहाँ पे इसको समझ, इंटीमेशन साइंड बाय द चार्ज होल्डर। अब देख कंपनी जब रजिस्ट्रार को सेंड करता है, क्या सेंड करता है कि मैंने सेटिस्फेक्शन कर रखा है, लोन अमाउंट पेमेंट कर रखा है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंफर्म करेगा। किससे कंफर्म करेगा, चार्ज होल्डर से। कैसे होता है कंफर्मेशन, वो जो इंटीमेशन होता है ना, ये जो इंटीमेशन होता है ना, कंपनी गिव्स इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार, वहाँ पे चार्ज होल्डर का साइन होता है, चार्ज होल्डर, इंटीमेशन साइंड बाय द चार्ज होल्डर। अगर चार्ज होल्डर ने साइन नहीं किया है, अगर यस साइन हो चुका है, चार्ज होल्डर ने साइन कर दिया तब तो रजिस्टर हो गया, अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रार चार्ज होल्डर को शो कॉज नोटिस भेज देता है, शो कॉज नोटिस, कि बोल भाई तूने साइन क्यों नहीं किया, और 14 दिन का, जैसे कंपनी को 14 दिन का नहीं भेजते थे, उसी प्रकार से इसको 14 दिन का बोलती है, तूने साइन क्यों नहीं किया, ठीक है। अब 14 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई अगर दे दिया, बोला कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ शो कॉज नोटिस में उसने बताया, और वो सेटिस्फाइड है, तो क्या करेगा, ये शो कॉज नोटिस बाय चार्ज होल्डर। समझ इस चीज को। अगर उसने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा टाइम, ऐसा ऐसा बात है, वैसा वैसा बात है, मैं इसलिए नहीं कर पाया, या फिर अगर चार्ज होल्डर कंप्लेंट कर दे रजिस्ट्रार को कि सर देखिए ना उसने पैसा पूरा पेमेंट नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, अराइज हो सकता है। सिंपल बात ये कि सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में चार्ज होल्डर साइन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर शो कोज मतलब 14 दिन के अंदर अंदर ये जो चार्ज होल्डर है उसने रिप्लाई दिया और बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा ना, फिर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को कि ये तो चार्ज होल्डर ये बोल रहा है, चार्ज होल्डर तो ये बोल रहा है, तो फिर आगे जाके इन्वेस्टिगेशन पूरा आगे जाएगा। पकड़ ले 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर ये जो तुम्हारा चार्ज होल्डर है उसने शॉकॉस नोटिस जो है उसको रिप्लाई नहीं किया, 14 दिन का टाइम लिमिट था। जैसे कंपनी 14 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करने से रजिस्टर हो जाता था चार्ज, यहाँ पर ये जो चार्ज होल्डर है इसने 14 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का सेटिस्फेक्शन भी रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लेगा। बोला कि तेरा जो चार्ज होल्डर है उसको तो हम लोगों ने फ़ोन की भी किया था, मेल भी किया था, सब किया था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो शायद वो मर गया या फिर शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, ये तो हमारे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सिंपल बात, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर चार्ज होल्डर ने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, तो अगर रिप्लाई दिया है तो कंपनी को फिर से बोलेगा कौन, रजिस्ट्रार, की भैया ये तो चार्ज होल्डर ये बोल रहा है, बात क्या है, माजरा क्या है, तो ये कंटिन्यू होगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सेक्शन 82 सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से होता है, अंडरस्टूड। और सर फिर कंटिन्यू होने से क्या होगा, अगर कंपनी ने उल्टा सीधा कुछ किया तो कैंसिल कर देगा सेटिस्फेक्शन, सिंपल बात। रजिस्ट्रार जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से लिखना है जो मैं कह रहा हूँ, रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेट करेगा ऑन दैट। अगर पाया गया कि हाँ लोन का जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी ने सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो इसको कैंसिल कर देगा। बोले नहीं कंपनी तूने सेटिस्फाई नहीं किया अभी तक। समझ में आ रहा है, आगे देख। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज विदाउट कंपनी का इंटीमेशन, कंपनी को ना बोले, कंपनी को ना कुछ बोले, रजिस्ट्रार ने एंट्री कर दिया उसके चार्जेस के रजिस्टर में। ये क्यों होता है, रजिस्ट्रार ये क्यों करता है, रजिस्ट्रार रिसीव्स एविडेंस टू देयर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, रजिस्टर्ड चार्जेस, एविडेंस शोज डेट पेड जो है वो सेटिस्फाइड हो चुका है, प्रॉपर्टी रिलीज फ्रॉम चार्ज और सीज टू बी कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब ये कि देख एविडेंस दो प्रकार का हो सकता है, एक क्या हो सकता है कंपनी ने चार्ज जो है उसका पूरा सेटिस्फेक्शन कर दिया, दूसरा ये हो सकता है कि ये जो एक टाइम पीरियड था, लोन अमाउंट का जो टाइम पीरियड था कि इस टाइम के बाद तुमको चार्ज जो है पेमेंट कर देना है, चार्जेस का जो भी तुमने लोन लिया था वो पेमेंट करके तुम अपने एसेट्स को छुड़वा सकते हो, लेकिन उस टाइम पीरियड तक कंपनी ने किया नहीं, ये चीज़ कर नहीं पाया,
तो क्या होगा, तो देख दो प्रकार से एविडेंस जा सकता है रजिस्ट्रार के पास। एक इस प्रकार का एविडेंस जा सकता है कि कंपनी ने सेटिस्फाई कर दिया, डेट पे हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया, पूरा पूरा जो है वो सेटिस्फिकेशन हो चुका है, या फिर थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, अगर सेटिस्फिकेशन हो चुका है थोड़ा या फिर पूरा, तो ये भी रजिस्ट्रार जो है ना वो अपने रजिस्टर पे बोल देगा, लिख देगा कि हाँ हो चुका है थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर बाई चांस ऐसा पता चले कि भैया जो टाइम पीरियड था वो निकल चुका है, अब एसेट जो है वो लीगली लेंडर के पास जा चुका है, क्योंकि जो टाइम पीरियड था जिस टर्म के अंदर लोन दिया गया था उस टर्म को वो एक्सपायर हो चुका है, अब जो है कंपनी जो है अपने एसेट्स को अपने पास नहीं रख सकता, वो डिस्चार्ज हो जाएगा कंपनी से और वो लेंडर के पास चला जाएगा। प्रॉपर्टी रिलीज्ड फ्रॉम चार्ज और सीज्ड टू बी कंपनी का प्रॉपर्टी। एक तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि चार्ज से रिलीज हो जाए, या फिर सीज टू बी कंपनीज प्रॉपर्टी। जैसे मैंने तेरे को ये समझाया था, देख ये समझाया था, देख ना, ये प्रॉपर्टी ए का था ना, अब ये बी के पास जा चुका है, तो इट सीज टू बी एज प्रॉपर्टी, ए का प्रॉपर्टी नहीं है ये अब, और तो इट सीजेस टू बी ए का प्रॉपर्टी। तो ये बात पता चला किसको, रजिस्ट्रार को। जैसे ही पता चला उसने अपने रजिस्टर पे लिख दिया कि ए का जो प्रॉपर्टी था वो उसके पास जो चार्ज था वो और चार्ज उसके पास नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है किसी और के पास जा चुका है, बी के पास जा चुका है, अब बी का नाम एंट्री हो जाएगा एंड ए का नाम जो है उस वहाँ से हट जाएगा। क्या है समझ में, इस प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकता है रजिस्ट्रार। क्या है समझे दोस्तों। तो एविडेंस मिलने पर रजिस्ट्रार एंटर्स द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिलीज, सीसेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। देख तीन प्रकार का हो सकता है, एक है सेटिस्फैक्शन हो चुका है, लोन का अमाउंट पूरा पेमेंट हो चुका है, दूसरा है रिलीज हो चुका है। क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ठीक है, रिलीज हो चुका है, एसेट रिलीज हो चुका है, क्रेडिटर के पास जा चुका है फॉर एग्जांपल, या फिर सिसेशन हो चुका है, ये जो एसेट है पहले मेरा था लेकिन मैंने किसी और को बेच दिया, सीज हो गया। ठीक है, तो ये बात जो है रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर की बुक में मेंटेन करके रखेगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस इसकी बुक में मेंटेन करके रखेगा। इस कंपनी का ये जो रजिस्टर है, चार्ज का रजिस्टर है, वहाँ पे मेंटेन करके रखेगा, भैया ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, ऐसा ऐसा मतलब चेंजेस हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है। ये कब करेगा रजिस्ट्रार, अपने मर्जी से कब करेगा, जब रजिस्टर को एविडेंस मिला तो तब। ठीक है, एविडेंस मिला तब। रजिस्ट्रार इन्फॉर्म्स अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री, जैसे एंट्री कर लिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपने अफेक्टेड पार्टीज जिसका भी नाम का वो चार्जेस था वगैरह जिससे भी रिलेटेड थे उनको नोटिस भेज देगा कि ऐसा ऐसा मैंने चेंजेस कर रखा है। ठीक है, ऐसा ऐसा मैंने चेंजेस कर रखा है, इस बात का वो मेंशन कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों। अच्छा, ये होता है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सिसेशन ऑफ रिसीवर या फिर मैनेजर। ये क्या होता है, देख चार्जेस को ना, कंपनी में जो चार्जेस है, पकड़ ले मैंने कंपनी को बहुत भारी भारी मात्रा में लोन दे रखा है, ये है ए, इसने कंपनी को बहुत भारी मात्रा में लोन दे रखा है। ठीक है, और बहुत सारे चार्जेस क्रिएट हो चुका है इसके नाम पे, तो ये अपना एक मैनेजर अपॉइंट करेगा देखने के लिए कि सारे एसेट्स प्रॉपरली है तो कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी, पूरा इन्फॉर्मेशन रखने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करता है, वही होता है मैनेजर। और रिसीवर कौन होता है, जो चार्ज होल्डर होता है वो होता है रिसीवर। तो समझ में आ रहा है, अब चार्ज होल्डर ने बोल दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है किसके पास जाएगा, अगर पकड़ सेटिस्फाई ना हो पाए किसके पास जाएगा, वो रिसीवर। ठीक है, तो अगर तुम रिसीवर को अपॉइंट करें, ये जो चार्ज होल्डर है बोल ये जो चार्ज होल्डर बोले कि मैं तो चार्ज होल्डर हूँ लेकिन इस प्रॉपर्टी का रिसीवर कोई दूसरा होगा, ये रिसीव कोई दूसरा इंसान करेगा, या फिर वो अपना मैनेजर रखना चाहता है। दोनों ऑप्शन में क्या क्या रूल्स है वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि मैंने अपना रिसीवर अपॉइंट कर रखा है कि चल चार्ज जो है ये कोई दूसरा इंसान जो है वो रिसीव करेगा इस प्रॉपर्टी को, अगर चार्ज सेटिस्फाई ना हो पाए तो, या फिर इतने सारे चार्जेस क्रिएट हो चुके हैं, एक मैनेजर को मेरे को अपॉइंट करना है, तो मैनेजर को अगर अपॉइंट करना है तब भी क्या रूल्स रेगुलेशन है देखो। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सिसेशन ऑफ रिसीवर मैनेजर, person obtained order or appoints receiver manager of the charge property, obtains order or appoints receiver manager of the charge property। एक्शन टाइप अपॉइंटमेंट, दूसरा है सिसेशन। सिसेशन का मतलब कि पहले से एक मैनेजर था, इसको हटा के मैं दूसरा मैनेजर
रखना चाहता हूँ। पहले से एक रिसीवर था, इसको हटा के मैं दूसरा रिसीवर रखना चाहता हूँ। ये है सिसेशन। पहले था, उसको हटा के मैं दूसरे पर्सन को, और ये तो मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ। ये पहला बार, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम। ठीक, चल। विद इन 30 days गिव नोटिस टू कंपनी का रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार रिसीव्स नोटिस, रजिस्ट्रार रजिस्टर्स पर्टिकुलर्स ऑन पेमेंट ऑफ फीस। सिंपल प्रोसीजर, कोई माथा मारने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद सिसेशन का क्या है, पर्सन सीजेस टू होल्ड दी अपॉइंटमेंट, मतलब जिसको हम लोगों ने निकाल दिया कि तू अब जो है ना, तू सीज कर रहा है, अब तेरा अपॉइंटमेंट जो एज अ मैनेजर है या फिर एज अ रिसीवर है, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी बोल सकता है। अब दोनों केसेस में तुमको बताना होता है रजिस्ट्रार को। सिंपल बात, दोनों केसेस में तुमको बताना होता है, किसको बताना होता है, रजिस्ट्रार को बताना होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज, ओके, अब देखो एक चीज कि गिव नोटिस टू सेसेशन ऑफ द कंपनी एंड रजिस्ट्रार रजिस्टर्स सच नोटिस। सिंपल बात, एंट्री मेड इन द रजिस्टर ऑफ चार्जर्स। तो ये दो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में रख सकते हो तुम, कि एक मैनेजर भी अपॉइंट हो सकता है, एक रिसीवर भी अपॉइंट हो सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और ये वाला भी तुमको समझ में आ चुका है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज। देख, एग्जामिनेशन में ये सब कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं आता एग्जामिनेशन में। ठीक है, तुमको तुमको सिर्फ दिमाग में रखना है, क्या रजिस्ट्रार चेंजेस कर सकता है कंपनी के चार्जेस के रजिस्टर में? आंसर है यस। तुमको सिर्फ याद रखना है यस। कब? जब उसको एविडेंस मिले। किस चीज़ का चेंजेस हो सकता है? चेंजेस हो सकता है तुम्हारा सेटिस्फैक्शन का, रिलीज का, सिसेशन का, इस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का चेंजेस में रजिस्ट्रार जो अपने ही मर्जी से रजिस्टर ऑफ चार्जेस में वो चेंज कर सकता है, जो कि कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद चेंजेस करने के बाद कंपनी को इन्फॉर्म करेगा 30 days के अंदर अंदर। बस इतना दिमाग में बिठाओ, सिंपल चीज़। देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग में क्या घुसाना है वो मैं तुमको पर्टिकुलरली इस बैच में बताता हूँ, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच है। उसके बाद नीचे तुमको क्या याद करना है कि भाई रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, आंसर यस। मैनेजर अपॉइंट हो सकता है, आंसर यस। क्या मैनेजर को हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, सिसेशन हो सकता है, सिसेशन भी हो सकता है, एंड अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। दोनों केसेस में तुमको रजिस्ट्रार को बताना होता है, बस सिंपल यही बात होता है। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। अच्छा, रजिस्टर इंस्पेक्शन एंड पनिशमेंट। अब पनिशमेंट तो ये वाला पनिशमेंट है, मैंने तुमको बताया था कि देख, कंपनी का क्या होता है, कंपनी ने अगर रूल फॉलो नहीं किया, अब 120 दिन गुजर चुका है, चार्जेस क्रिएट नहीं हुआ, तो क्या छोड़ देगा रजिस्ट्रार कंपनी को? कंपनी जो बात नहीं मानता है उसको छोड़ देगा नहीं ना, पनिशमेंट लगाएगा। तो दोस्तों, तो इसको देखो अच्छे से। अब देखो पनिशमेंट, यहां से पहले ये देखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 6, इसका मतलब कि फेलियर टू रजिस्टर रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन मेंटेन रजिस्टर। देख, मैंने तुमको पहले ये बताया कि अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, किसका लॉस है? क्रेडिटर का। तुमको मैंने 77 में ये बताया, 78 में मैंने ये बताया कि क्रेडिटर के पास भी राइट होता है, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर फाइलिंग नहीं कर रहा है तो क्रेडिटर खुद चला जाएगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास जाके बोलेगा कि सर चार्जेस को रजिस्टर करवाओ। तो दोनों प्रॉफिटेबल है यहाँ पे। अब देख, सिंपल बात है, क्रेडिटर को इतना माथा मारने का क्यों दरकार पड़ रहा है, रजिस्ट्रार को इतना माथा मारने का क्यों दरकार पड़ रहा है? ड्यूटी किसका है चार्ज रजिस्टर करने का? कंपनी का ड्यूटी है। इसको हमने 30 + 60 भी दे रखा है, ये एड वैल्यूम फीस, ये एडिशनल फीस पे करके रजिस्टर को रजिस्टर कर। कंपनी फिर भी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो सीधा उसको लगा देंगे हम लोग कंपनी के ऊपर 5 लाख तक का फिक्स्ड फाइन लगेगा, एंड ऑफिसर जो डिफॉल्टेड है उसके ऊपर 50,000 का फिक्स्ड फाइन लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर तुमने फ्रॉड किया, कंपनी ने किसी प्रकार का फ्रॉड किया, विलफुल फर्निशेस फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और नोइंगली सप्रेसेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अगर तुम छुपा रहे हो या फिर तुम इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का जो है ये वाला 447 का पनिशमेंट लग जाएगा। ये 447 का पनिशमेंट होता है फ्रॉड का। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये बहुत भारी फ्रॉड का पनिशमेंट लगता है। ये 447 जब जिस दिन करेंगे उस दिन देखेंगे कौन सा पनिशमेंट, लेकिन ये सबसे भारी पनिशमेंट होता है कंपनी के ऊपर, फ्रॉड का पनिशमेंट। ठीक है, 447 याद रखो, 447 इक्वल्स टू फ्रॉड, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट ये है
ऊपर वाला देख लेते एक बार फटाफट। कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बाय कंपनी। देख, रजिस्ट्रार भी मेंटेन करेगा, कंपनी खुद भी मेंटेन करेगा एट कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है। शैल कीप रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, शैल कीप कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी चार्जेस, इंक्लूड्स ऑल चार्जेस फ्लोटिंग एसेट एक्सेप्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड एसेट। सारे फ्लोटिंग चार्ज हो, फिक्स चार्ज हो, सबका बुक जो है रजिस्टर जो है मेंटेन करके रखेगा कंपनी। रजिस्ट्रार के पास तो रहेगा ही, कंपनी के पास भी रहेगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। और कोई भी इंसान बिजनेस आवर में जाके वो इंस्पेक्ट कर सकता है बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। ठीक है। बाय एनी मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट एनी फी। अगर कंपनी का मेंबर है या फिर क्रेडिटर है, तो कंपनी का मेंबर है या फिर क्रेडिटर, मतलब कंपनी के मेंबर इन सेंस कंपनी के शेयर होल्डर है या फिर कंपनी का क्रेडिटर है, तो वो बिना कोई किसी फीस पे किए हुए वो जाके चेक कर सकता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। लेकिन कोई दूसरा इंसान आउटसाइडर है तो उसको फी जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना दादागिरी होता है। Central government can provide relief if satisfied that omission to file, misstatement omission, accidental nature, no prejudice। सिंपल बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि भैया कंपनी निर्दोष है, कंपनी को किसी भी कारणवश, अब ये सेटिस्फेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। ठीक है। ओमिशन हो गया, क्रिएशन नहीं कर पाया, गलती हो गया, ओमिट हो गया। ठीक है। भूल गए थे, ओमिट हो गया। मिस स्टेटमेंट हो गया, प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने फाइलिंग किया था उसमें मिस स्टेटमेंट हुआ है। एक्सीडेंटल नेचर का था। नो प्रिजुडिस, मतलब जो है क्रेडिटर्स को हम लोग फ्रॉड करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर सेटिस्फाई हुआ अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, समझ में? ये इसको अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो क्या करेगा? द प्रोसेस कंपनी और इंटरेस्टेड पर्सन फाइल CAG 8 ऑर्डर रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर में ऑर्डर एक्सटेंशन रेक्टिफिकेशन ऑन टर्म्स की कंस्ट्रेंट just and equitable and right of third party section 86 liable not affected by extension। ठीक है। ये क्या होता है? ये रजिस्ट्रार का पावर, ये रीजनल डायरेक्टर का पावर। जैसे ये 120 डेज का लिमिट होता है ना, अब 120 डेज रीच हो चुका है, अब तो रजिस्ट्रार जो है बैंड बजा देगा। बैंड बजा देगा रजिस्ट्रार किसका? कंपनी को, क्योंकि 120 डेज मैक्सिमम टाइम होता है उसको रजिस्टर करने के लिए, लेकिन बैंड बजा देगा रजिस्ट्रार। तो तब कंपनी जो है ना इसके बाप के पास जाएगा जो कि है रीजनल डायरेक्टर। रजिस्ट्रार का बाप होता है रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसान होता है। अब ये एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है, 120 डेज के ऊपर भी एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है, लेकिन रीजनल डायरेक्टर एक्सटेंशन अलाउ करेगा। ठीक है। अब वो कब अलाउ करेगा? वो अपने मन के हिसाब से। अब ये चीज तुम 4 पॉइंट लिख सकते हो कि इस हिसाब से अगर उसको सही लगा तो वो अलाउ करेगा। ठीक है। इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं होता। सफिशिएंट कॉस्ट तुमको दिखाना होगा। पकड़ ले कोई नेचुरल कैलेमिटी के कारण हमारा कंपनी पूरा जल गया, दिक्कत हो गया, ये वो बहुत कुछ हो सकता है, तो ये रीजनल डायरेक्टर का पावर होता है। तो रजिस्ट्रार के ऊपर कौन बैठता है? रीजनल डायरेक्टर। क्या है समझ में हो चुका है? एक रिकैप करेंगे। रिकैप का मतलब ये होता है कि रजिस्टर कैसे कैसे करना होता है। सेक्शन 77 कहता है कि 30 डेज के अंदर रजिस्टर करो, नहीं कर पाए 30 डेज एडिशनल ले लो, ये एडिशनल फी पे करके, नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, क्या भाई ये भी नहीं कर पाए, चल ठीक है, ये भी नहीं कर पाए, चल ठीक है, फिर 60 डेज ले लो, एड वोलोरम फीस, टोटल हो गया 120। ये नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रार तुमको बैंड बजा देगा। 120 डेज अगर नहीं कर पाए तो तुमको क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? बैंड बजा देगा। ये देखो बैंड बजाता है रजिस्ट्रार, यहाँ पे बैंड बजा देता है। ठीक है। ठीक है। और अगर तुमको लगे कि नहीं तुम बहुत दिक्कत है, तुम 120 डेज निकल चुका है, इसके बाद भी तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो तुमको रजिस्ट्रार जो है क्या करेगा? बैंड बजाएगा। उससे पहले तुम चले जाओ RD के पास। RD कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर के पास चले जाओ। रीजनल डायरेक्टर जो है तुम्हारा पूरा सुनेगा, अच्छा खासा बात सुन के 4 बात का ध्यान रखेगा रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। इनमें से कोई भी सेटिस्फाई हो रहा है प्रॉपरली और तुम प्रॉपरली उसको समझा पा रहे हो, तो रीजनल डायरेक्टर तुमको एक्सटेंशन के लिए अलाउ कर सकता है। अब ये एक्सटेंशन 120 डेज के बाद कितना दिन का एक्सटेंशन, इसका कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट। ठीक है, नो लिमिट। जो RD एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा ना उसका कोई लिमिट नहीं होता। जो रजिस्ट्रार एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है वो 120 डेज मैक्सिमम का लिमिट होता है। सेटिस्फेक्शन के लिए 300 डेज याद रखना। सेटिस्फेक्शन के लिए 300 डेज। सारे फॉर्म नंबर बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर दी एंड हो जाता है। ठीक है। ये चैप्टर कराने के लिए बहुत सारे टीचर्स, भैया तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो है ना ये चैप्टर कराने के लिए 10-10 दिन ले लेते हैं, 10-10 दिन। लेकिन जो चीज़ विदाउट एनी बकवास हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं ना, एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंट्रिक, और पूरा चैप्टर ही समझा दिया तुमको 2 क्लास में। ऐसा नहीं कि कुछ छूट रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया और तुम नहीं सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मैंने तुमको सिखा दिया यहाँ पे।
ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर ईजी लग रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इनकम्प्लीट है। कोई भी चीज़ अगर ईजी लग रहा है, इसका मतलब ये कि जो सिखा रहा है तुमको, जो पढ़ा रहा है, उसने बहुत मेहनत डाला है इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, चार्ट वगैरह बनाने के लिए। चलो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।